आप सभी का अग्रसेन इंटर कॉलेज के एनसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है, यथोचित अभिवादन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कोरोना जैसी महामारी के चलते सारी शिक्षण संस्थाएं और विश्व के जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें छात्रों का आना जाना बंद हो गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण ही एकमात्र विकल्प बचा है। सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रशिक्षण या तो प्रारंभ कर दिया गया है अथवा प्रारंभ करने की कार्यवाही चल रही है। एनसीसी निदेशालय द्वारा भी एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग फिजिकल वर्क के विषय में बाद में सोचा जाएगा, फिजिकल ट्रेनिंग के विषय में, लेकिन जो सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है ऑनलाइन प्रशिक्षण उसी पर केंद्रित रहेगा। हम सबको वर्तमान परिस्थिति में इस कोरोना जैसी महामारी के चलते ऑनलाइन प्रशिक्षण देना है। जितने भी कैडेट हैं, मैंने जो ट्रेनिंग के लिए अग्रसेन एनसीसी ट्रेनिंग ग्रुप बनाया है उससे जुड़े। अधिकांश छात्र जो इस समय विद्यालय में हैं 15-16 जुड़ चुके हैं, 10-12 छात्र और जोड़ने हैं, सभी जुड़े। और एनसीसी निदेशालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि गूगल मीट के माध्यम से प्रशिक्षण होगा। सभी लोग गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कर लें। मैंने भी तो डाउनलोड इसको किया है, लेकिन उसमें किस तरीके से उसको चलाना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे प्रशिक्षण देना है, उसको सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जल्द ही जैसे ही उसकी जानकारी हो जाएगी सभी छात्रों को अवगत कराऊंगा और स्वयं भी उसमें प्रयास करके और सभी छात्रों को भी, कैडेटों को भी उसकी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और इस प्रशिक्षण को पूरा करने का हम सभी लोग मिलजुल कर प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम आज जो अपना एनसीसी संगठन है उसी पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। इसके पहले हमें इसमें जाना होगा प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला और ये केवल धरती तक ही नहीं, आकाश और पाताल अर्थात समुद्र तक भी लड़ा गया। इसमें जो भाग लेने वाले देश थे और इसका जो भौगोलिक विस्तार था, इसी को देखते हुए इसको विश्व युद्ध कहा गया। यह विश्व युद्ध कुल 52 महीने चला, 52 माह तक चलता रहा। आधी दुनिया हिंसा की चपेट में आ गई। इस दौरान अंदाजन 1 करोड़ लोगों की जान गई। कुल जो है 1 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए, इससे दुगुने घायल हुए। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय जो 4 साम्राज्य, बहुत बड़े साम्राज्य थे, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जिसको हैम्बर्ग कहते हैं, राजधानी भी हैम्बर्ग है, उस्मानिया, ये सभी ढह गए। यूरोप जो महाद्वीप थी उसकी सीमाएं फिर से निर्धारित की गई और अमेरिका जो था उसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महाशक्ति बनकर उभरा। अब इसमें प्रश्न उठता है कि जो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें भारत की क्या भूमिका रही। जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय भारत एक उपनिवेश था, अंग्रेज़ों के अधीन था। यह
भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल था। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत की जनता थी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी और जो उस पर शासन करने वाले लोग थे उनके प्रति वफादार थी। वे भारत की जनता उस समय ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानते थे। उस समय तक सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी सभी लोगों में, और इसलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन की सरकार ने चाहा वो भारत के लोगों ने दिल खोल कर उसका सहयोग किया। भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक इसे अपनी स्वाम भक्ति का ही हिस्सा मानते थे। जिस मोर्चे पर उनको लगाया गया पूरी तन्मयता से, पूरे जोश खरोश से उन्होंने लड़ा। भारतीय जवान इस लड़ाई में पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया, यहाँ तक मिस्र तक जाकर के इस लड़ाई में लड़े। कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में सम्मिलित हुए, जिनमें से कुल 47,746 इतने सैनिक मारे गए, 65,000 घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन जो दिया गया, ये ब्रिटिश जो चिंतक थे इनको भी चौंका दिया कि ये लोग इतना सहयोग क्यों कर रहे हैं। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर जो अंग्रेज लोग हैं भारत को इनाम में स्वतंत्रता दे देंगे, और कम से कम स्वतंत्रता नहीं देंगे तो स्वशासन दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बदले अंग्रेज़ों ने दिया क्या? जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहाँ बैसाखी के मेला के दौरान सभी को चारों तरफ के गेट बंद करके गोलियों से तमाम लोगों को जान से मार दिया गया। तो इसके लिए भारत अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज़ ऐसे हमको आज़ादी देने वाले नहीं हैं। युद्ध के लिए गांव-गांव, शहर-शहर अभियान चला। लोगों ने भी चंदा इकट्ठा किया। बड़ी तादाद में युवा सेना में भर्ती हुए। जहां अपने मन से भर्ती नहीं होते तो उनके साथ जोर ज़बरदस्ती भी किया गया। इतना ही नहीं, जो भारतीय सैनिक जो थे और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। राशन से लेकर वेतन भत्ते, दूसरी सुविधाओं के मामले में भी ब्रिटिश सैनिकों से नीचे रखे जाते थे भारतीय सैनिक। एक ब्रिटिश सिपाही के खर्चे में कई भारतीय सैनिक रखे जा सकते थे। जलियांवाला बाग कांड के लिए जो कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी था जनरल ओडायर, इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को भर्ती करने की मुहिम की जिम्मेदारी निभा रहा था। अब इसे भारत की गरीबी कहिए, स्वामी भक्ति कहिए या मजबूरी कहिए, भारतीय सैनिकों ने लड़ना जारी रखा। यद्यपि वो जानते थे कि ब्रिटिश सैनिक के साथ हमारे साथ भेदभाव होता है, फिर भी वो लड़ाई जारी रखे। भेदभाव का असर अपने युद्ध क्षमता पर नहीं पड़ने दिए। असल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति जो राष्ट्रवादियों का जो प्रत्युत्तर था, 3 ढंग से लोग सोचते थे। उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन दिया। उदारवादी लोग सोचते थे कि ब्रिटेन का जो महारानी, जो राजा है ब्रिटेन, उसके सम्मान में हम इस युद्ध लड़ रहे हैं, उसका समर्थन करना हमारा नैतिक धर्म है। उग्रवादी, जिसमें तिलक आदि सम्मिलित थे, उन्होंने ब्रिटेन को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा ब्रिटेन भारत में। जबकि क्रांतिकारियों का मानना था
कि यह युद्ध एक अच्छा अवसर है, हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध जोरदार गतिविधि शुरू करके, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करके अंग्रेज़ों को भारत से भगा देना चाहिए। लेकिन इस युद्ध में भारतीय सिपाही संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़े। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 2 सिपाहियों को संयुक्त राज्य का उच्चतम पदक विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने 9,200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदक से सम्मानित किया। सरकार ने इस युद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी, जो इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हुआ। अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि ये इंडिया गेट किसकी याद में बनवाया गया है? तो इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 74,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे, उन्हीं की याद में इंडिया गेट बनवाया गया है। इंडिया गेट की नींव कब रखी गई? 1921 में। इंडिया गेट कब बनकर तैयार हुआ? इंडिया गेट का नींव कब रखी गई? 1921 में। और कब बनकर तैयार हुआ? 1931 में। कहते हैं कि इसमें 13,300 से ज़्यादा सैनिकों के नाम हैं, इंडिया गेट में खुदे हैं। इस युद्ध में भारत से 1,72,000 जानवर भेजे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो। वह चाहता था कि भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन है वो जोर पकड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध को लोकतंत्र की लड़ाई भी कहा जाता है। दरअसल उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, वही चाहते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 14 सूत्री मांग भी अंग्रेज़ों के सामने रखी थी। अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया था कि युद्ध के बाद जो उपनिवेश हैं इनको आज़ाद किया जाएगा, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ अंग्रेज़ अपनी बात से मुकर गए। अब हम आते हैं कि आखिर विश्व युद्ध के दौरान इस जो एनसीसी संगठन की आवश्यकता थी कैसे महसूस की गई? दरअसल जब विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 18 तक, तो ब्रिटिश फौज में सैनिकों की बहुत बड़ी कमी हो गई। इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे। उनको सैन्य प्रशिक्षण देकर फौज में ऑफिसर और सैनिक बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। यूसी यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब की गई? 1917 में। सबसे पहले एनसीसी की शुरुआत यहीं से होती है। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के पारित हो जाने पर यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी ने ले लिया। 1917 में यूसी यूनिवर्सिटी कोर, 1920 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर नाम दे दिया गया। और 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर यूओटीसी नाम दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर रखा गया, लेकिन इस संगठन का दायरा सीमित था तथा बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 से 1945 तक। इसमें यूओटीसी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य में विफल रहा। माने कि जो सैनिक अंग्रेज़ सोचते थे ये जो संगठन है मेरी सेना की कमी को पूरा करेगा, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पता चला कि यह संगठन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए
तथा युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति, पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। कब? 1946 में। इस समिति ने संसार के जितने भी विकसित देश थे उनके द्वारा युवाओं को जो सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा था उसका गहराई से अध्ययन किया हृदयनाथ कुंजरू कमेटी ने। उसके पश्चात मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी। जो 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू कमेटी बनाई गई थी राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति, वह मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 को एनसीसी अधिनियम की स्थापना की। एनसीसी एक्ट 1948 इसकी स्थापना की गई। कब? 16 जुलाई 1948 को। तो धीरे धीरे एनसीसी अधिनियम जब स्थापित हो गया तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की स्थापना अप्रैल 1948 में की गई। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, ये निदेशालय रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। यह अप्रैल 1948 में बना। कर्नल जी बैबूर जो सैनिक अधिकारी थे इनको प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। अप्रैल 1948 में एनसीसी निदेशालय बनाया गया और कर्नल जी बैबूर को प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया, जो बाद में जनरल पद से रिटायर हुए। कोर का विस्तार होने पर यह ओहदा बढ़ाकर 1954 में ब्रिगेडियर तथा 1961 में मेजर जनरल कर दिया गया। माने जो पहले कर्नल रैंक का अधिकारी निदेशक होता था, 1954 में इसको ब्रिगेडियर कमांड करने लगा, निदेशक होने लगा, और 1961 में मेजर जनरल जो है निदेशक बनने लगा निदेशालय का। और 1962 में इस पद का नाम महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर रखा गया। 1962 में इस संगठन का नाम महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, पहले निदेशक होता था, महानिदेशक बनाया गया। मेजर जनरल RS पेंटल को उसका प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया। मेजर जनरल RS पेंटल 1982 में फिर महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। पहले था मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया 1982 में निदेशक का ओहदा। 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर, अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल है यही शायद चल रहा है। 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में वायुसेना स्कंध एयर विंग और 1952 में नौसेना स्कंध नेवल विंग जो है जुड़ जाने पर यह अंतर सेवा का स्वरूप दिया गया इसको। माने इसमें वायुसेना और 1950 में वायुसेना जोड़ी गई है, 1952 में नौसेना। 1949 में स्कूल व कॉलेज की छात्रों के समान अवसर देने के लिए छात्रा प्रभाग गर्ल्स विंग आरंभ किया गया 1949 में। चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। एक बार ऐसा हुआ है कि जब सभी छात्रों के लिए 1963 में एनसीसी का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया, सबको एनसीसी की ट्रेनिंग लेनी थी, तथापि अनिवार्य एनसीसी प्रशिक्षण के विरुद्ध छात्रों के विरोध तथा कुछ कुलपतियों के सुझाव पर कुछ वाइस चांसलरों ने सुझाव दिया तो 1968 में फिर से इसे स्वैच्छिक बना दिया गया। 63 में सबको अनिवार्य किया गया था, 1968 में इसे स्वैच्छिक बना दिया गया
आज एनसीसी की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है। यह विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। इसका प्रशिक्षण करने के हेतु 95 ग्रुप हेडक्वार्टर 95 का 96 हैं इस समय, और कुल 788 यूनिट्स हैं। आर्मी विंग की यूनिट कुल 667 है, नेवल विंग की 60 है, और एयर विंग की, एयर फोर्स की कुल जो है 61 हैं। एनसीसी से देश के लगभग 4560 कॉलेजों और 7106 स्कूलों के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 1997 में इसके पाठ्यक्रम में खेल कूद को शामिल किया गया। 1997 में वर्ष 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल ट्रेनिंग तथा पास्चर प्रशिक्षण को शामिल किया गया। ये सब शामिल किए गए 2006 में। कुल डायरेक्टेड निदेशालय टोटल 17 है। इसी के साथ एनसीसी प्रशिक्षण, एनसीसी संगठन से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। पाठ्य सामग्री भी मैं अपने ग्रुप पर छात्रों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। छात्र उससे इस आज के पाठ्यक्रम को दोहरा सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ आज का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। धन्यवाद।